नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाले जानलेवा हादसे को लेकर रोकने के लिए कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो इसे हत्या माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ इसी धारा के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से नाराजगी जताई है और जब मांझे पर पहले से प्रतिबंध है तो ये बाजार में कैसे उपलब्ध है। उन्होंने पुलिस प्रमुखों को ये निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय छापेमारी की जाए और इस घातक धागे की सप्लाई चेन की पूरी तरह खत्म किया जाए। आपको बता दें कि प्रशासन ये कदम लखनऊ और वाराणसी जैसे जिलों में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे के कारण उठाया गया है। लगातार ये खबर आ रही है लखनऊ से, चाइनीज मांझे पर योगी सरकार की सख्ती साफ हो गई है कि जो भी दोषी है, जो भी ये मांझा इस्तेमाल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उन पर मृत्यु की धारा का वो लगेगा, धाराएं लगाई जाएंगी, इसे हत्या माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ इसी धारा के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से नाराजगी जताई है कि जब मांझे में पहले से प्रतिबंध है तो ये बाजार में कैसे उपलब्ध है, ये भी कहा है सीएम योगी ने। चाइनीज मांझे को लेकर लगातार योगी सरकार सख्त हो गई है। इस खबर में हमारे सहयोगी शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से ये मांझे में प्रतिबंध लगा हुआ है और बार बार ये अपील की जा रही है कि इस तरीके के जो मांझे हैं, जो चाइनीज मांझा है, वो इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन बाजार में ये अभी भी उपलब्ध है और कई लोगों की इसमें जान चली गई है। शिवम जी, आंचल देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और यहाँ सिर्फ ये लखनऊ का मामला नहीं, आंचल मैं आपको बताऊं कि यूपी के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर इसी तरह के मामले आए हैं और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर संज्ञान ले रहे हैं तो फिर वो किसी एक पर्टिकुलर घटना को लेकर मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लगातार ऐसे मामले आए, चाहे जौनपुर से हो, लखनऊ से हो, शाहजहांपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां से इस तरह की घटनाएं आई जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया। लेकिन आंचल इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब मुख्यमंत्री का आदेश है और ये सख्ती से ये कहा जा रहा है कि भाई चाइनीज मांझा नहीं बिकेगा और अगर कहीं पर बिक रहा है तो फिर पुलिस को इसकी निगरानी करनी पड़ेगी और उसके खिलाफ हत्या का उस पर मुकदमा चलेगा और उसको जेल भेजा जाएगा। बावजूद अगर इसके यूपी में इस तरह से धड़ल्ले से सारी चीजें बिक रही हैं, क्योंकि आपको बता दें आंचल की ये जो चाइनीज मांझा है ये इतना जानलेवा होता है कि किसी भी इंसान की गर्दन उतारने में इसको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। चूंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है जल्दी, तमाम तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो जाते हैं और इस वजह से मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम है और लगातार इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश और निर्देश आए जा रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं एक जगह तक मात्र नहीं रह गई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। शिवम, अगर हम बात करें जो ये चाइनीज मांझे की, और कई इसमें हत्या हो चुकी हैं, प्रशासन की तरफ से लगातार लगाम लगाई जा रही है लेकिन वो लगाम कस नहीं पा रहे हैं। अगर ये पूरी बहुत बड़ी चेन होगी शिवम, कि अगर प्रशासन की तरफ से इतनी सख्ती के बाद भी ये चाइनीज मांझा अगर बिक रहा है बाजार में तो ये बहुत बड़ी चेन है जिसकी जानकारी जुटानी बहुत ज्यादा अब जरूरी हो गई है। आजकल देखिए, खास करके जब हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में अगर अव्यवस्था फैलती है तो मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है और यही एकमात्र वजह है कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि अभी आज लखनऊ में जो घटना घटी, 32-33 साल के एक युवक की मौत हो गई। आप सोच कर देखिए कि उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, जिसकी ना कोई गलती ना ही किसी चीज से वो समझ पाया और अचानक उसको उसके गर्दन में इस तरह की चीजें होती हैं और उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी मौत का खामियाजा, इस पूरी मौत का जिम्मेदार कौन है? और इसीलिए आपको बताएं तो ये प्रावधान किया गया है कि अगर चाइनीज मांझे से अगर किसी की मौत होती है तो वो अगर जांच होता है और उसके जो मुख्य आरोपी होगा उसके पर मौत का ही मुकदमा चलेगा, यानी जो हत्या का मुकदमा होता है वो ही चलेगा। मतलब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इससे ज्यादा सख्ती नहीं बरती जा सकती। बावजूद इसके अगर यूपी में चोरी छिपे ही सही, लेकिन अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं तो ये जो कुछ भी पूरा सिंडिकेट चल रहा है वो जल्द ही पकड़ा जाना चाहिए, इससे पहले कि ये घटनाएं आम हो जाएं, ये घटनाएं आए दिन होते जाएं और ये घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से तो हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो, उससे पहले पुलिस प्रशासन को सीखना होगा
पुलिस प्रशासन को ये सोचना होगा कि अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो फिर सवाल पुलिसिया जो ये प्रशासन है, पुलिसिया अंदाज है, इस पर भी खड़ा होगा और जी प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री के आदेश की भी अवहेलना होगी और उन पर भी सवाल उठेंगे। जी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी बताया कि चाइनीज मांझे पर योगी सरकार ने सख्ती अपना ली है और अगर कोई भी अवैध तरीके से इस मांझे को बेचता है तो उस पर हत्या का मुकदमा लगेगा। हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां सीएम योगी का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। चाइनीज मांझे पर मौत का हत्या का मुकदमा लगेगा। अगर आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं या अवैध तरीके से उसको बेचते हैं तो आप पर सीधे हत्या का मुकदमा लगेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर कौशांबी से आ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बजट को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ना तो बजट पढ़ा और ना ही उसको समझा है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन को उन्होंने मुद्दा विहीन और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताया है। केशव प्रसाद ने कहा कि यह बजट विकसित भारत बनाने वाला है और इसका विरोध करना निरस्त है और उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी सरकार में टैक्स व्यवस्था को भी आलोचना करते हुए बताया कि अब बजट के जरिए टैक्स सिस्टम सरल और पारदर्शी हो गया है, जिससे ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सम्मान बढ़ सकता है। अगली खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज में माघ मेला धीरे धीरे समाप्त होता दिख रहा है। लाखों श्रद्धालु, जिनमें कल्पवासी भी शामिल हैं, जो एक निर्धारित आध्यात्मिक समय के लिए पवित्र स्थान पर अनुशासन और सादगी के साथ रहते हैं। मेला स्थल से लौटना शुरू हो चुका है। जो वहां पे श्रद्धालु रह चुके थे उनका धीरे धीरे अब लौटना शुरू हो चुका है। आधिकारिक ने मेले के विशाल टेंट सिटी के कुछ हिस्सों को हटाना शुरू कर दिया है, जहां हजारों श्रद्धालु ठहरे हुए थे। माघ मेला के दौरान यहां संगठित व्यवस्थाएं, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी ताकि तीर्थयात्रियों को प्रवास सहज और सुरक्षित हो सके। समाप्ति के साथ ही प्रशासन अब साफ सफाई के स्थल की पूर्ण व्यवस्था और पर ध्यान दे रहा है और ये मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आयोजक माना जाता है और लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव का ये केंद्र बना हुआ है। अगली खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में 3 बहनों की दुखद आत्महत्या ने देश में खतरनाक ऑनलाइन गेम्स पर फिर से चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बहन 16 साल की थी और सभी बहनें कथित तौर पर वी आर नॉट इंडियंस नामक कोरियाई लव गेम की आदी हो चुकी थी। लगातार वो खेल रही थी। सूत्रों के अनुसार ये गेम टास्क और चैलेंज पर आधारित है। जैसा कि अगर आपको ध्यान हो कि पबजी भी एक ऐसा गेम आया था और इसके अंत में खिलाड़ियों को आत्महत्या के निर्देश दिए जाते हैं। बहनों ने इस खेल में इतना समय बिताया कि उन्होंने 2 साल पहले स्कूल जाना बंद कर दिया और यह घटना 2017 में भारत में आई थी। आए ब्लू हेवल चैलेंज और 2018 के मोमो चैलेंज की याद दिलाती है। यानी कि 2018 में भी ऐसा एक चैलेंज आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या की थी। इसके बाद जहां सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों द्वारा युवाओं को खतरनाक कार्यों के लिए उकसाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है, जिसका अंत अक्सर आत्महानि में होता है। अगली जो खबर आ रही है वो लखीमपुर से आ रही है। लखीमपुर खीरी में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जनपद के पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा का स्थानांतरण किया गया है और उन्हें अब कानपुर कमिश्नरेट में डीसीपी के पद पर नई जिम्मेदारी मिल गई है। संकल्प शर्मा खीरी में घुनौतीपूर्ण समय के दौरान कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखने का काम उन्होंने किया था। संकल्प शर्मा के जाने के बाद खीरी की कमान महिला आईपीएस अधिकारी ख्याति गर्ग के हाथों में होगी। तेज तर्रार अधिकारी मानी जाने वाली डॉक्टर ख्याति गर्ग ने पहले भी प्रदेश के कई जिलों को महत्वपूर्ण शाखाओं में अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा पर काम किया है। उनकी नियुक्ति को जनपद में प्रशासनिक कसावट लाने और पुलिस की छवि मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है।
अगली खबर बांदा से आ रही है। बांदा जेल से स्कैप माफिया रवि काना की रिहाई मामले ने जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। इस मामले में जेल अधीक्षक, जेलर और अन्य जेल कर्मचारियों पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और ये कार्यवाही जेल चौकी प्रभारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर हुई है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने पूरे मामले की गंभीरता से उनको लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है और जांच पूरी होने के बाद वैधानिक कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष पीसी के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को सूचित इसको रिहा कर दिया गया। ये प्रकरण संवेदनशील है। मेरे स्तर से इसमें एक विशेष विवेचनात्मक टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की गई है। ये टीम हर पहलू पे गहनता से जांच करी किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे। अगली खबर बरेली से आ रही है। बरेली में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही ने एक युवक की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। परिजनों का यह आरोप है कि अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे व्यक्ति ने युवक अजय का गलत इलाज किया, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। बरादरी थाना क्षेत्र के ढोरा नौटिया निवासी शिशुपाल अपने बेटे को ऑटो में लिटाकर सीएमओ कार्यालय पहुंचे और हंगामा वहां पे किया। परिजनों का यह कहना है कि युवक चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया है और लगातार उल्टियां कर रहा है। परिवार ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले पेट दर्द की शिकायत पर उन्होंने पीलीभीत बाईपास स्थित क्लिनिक में इलाज कराया था, जहां झोला छाप ने खुद को डॉक्टर बताकर हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर दिया। 2 महीने तक रक्त स्राव रुकने के बावजूद उचित इलाज नहीं हो पाया, मतलब खून लगातार बहता रहा, लेकिन इसके बावजूद जो उचित इलाज है वो नहीं हो पाया। जिलाधिकारी के नोडल अधिकारी अमित कुमार ने क्लिनिक को सील कर दिया है, लेकिन आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। परिजनों ने ये चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो धरना देंगे। अगली खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से, जहां पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने 30 लाख रुपए की कार चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई कार और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। एडीसीपी सेंट्रल संतोष कुमार ने बताया कि यह घटना 2 फरवरी 2026 की रात एक सोसाइटी के पास हुई थी। मामले में पीड़ित की तहरीर पर थाना बिसरख में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है और दोनों नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। चोरी की घटना के बाद फरार चल रहे थे। सड़क थाने में दिनांक 2 फरवरी को NX 1 सोसाइटी के पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी कर ली गई थी अज्ञात चोरों द्वारा, जिसमें पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी और मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से घटना का अनावरण करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी भी पुलिस ने बरामद किया है। अभियुक्त गणों को नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। क्या कोई आपराधिक इतिहास है इनका? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है। विवेचना में और गहराई से जानकारी की जा रही है। सड़क थाने। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर कौशाम्बी से आ रही है। कौशाम्बी के इमली गांव में खेत की ओर जा रही एक महिला हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह घर से खेत की ओर पैदल जा रही थी, तभी रास्ते में पहले से टूटे पड़े हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से करंट लग गया। वो बुरी तरह झुलस गई और घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का ये कहना है कि ये तार लंबे समय से जर्जर स्थिति में पड़ा था और कई बार बिजली विभाग को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। इसके चलते इलाके में आक्रोश फैल गया और ग्रामीण ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पीड़ित जो परिवार है उसको मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
अगली खबर आ रही है संभल से। संभल में सरकारी राशन के गेहूं की कालाबाजारी को रोकते हुए संभल मंडी निरीक्षक और सिटी मजिस्ट्रेट ने लगभग 500 कट्टों से भरी गाड़ी जब्त की है। ये गाड़ी चंदौसी से लगभग 250 कुंटल सरकारी गेहूं लेकर संभल में कालाबाजारी के लिए आ रही थी। सूत्रों के अनुसार गाड़ी के कागजों से हेरफेर किया गया था ताकि इसे दूसरे क्षेत्र में बेचकर लाभ कमाया जा सके। सूचना मिलते ही मौके पर कुछ माफिया भी पहुंच गए, लेकिन अधिकारियों के सामने उनकी जालसाजी काम नहीं आई। इसमें एक ट्रक संख्या 4317 इसमें CWC गोदाम चंदौसी मंडी में है, वहाँ से 11 डीलरों का राशन यानी गेहूँ ट्रक में लदा बनियाखेड़ा ब्लॉक के लिए, और दूसरा ट्रक जो है 5091 ये CWC प्रथम नखासा वही चंदौसी से ही, उसने 8 डीलरों का खाद्यान्न गेहूँ उठाया है ब्लॉक असमौली के लिए। मतलब उसको जाना था 4317 को बनियाखेड़ा ब्लॉक जाना था, 5091 को असमौली ब्लॉक जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जिसको बनियाखेड़ा जाना था वो असमौली पहुंचने वाला था। जब शिकायत आई उसको पकड़ा गया वहाँ पर, उसको वर्तमान में वो यहाँ हमारी संभल मंडी में खड़ा है। और जो 5091 जो ब्लॉक असमौली जाना था राशन, वो पहुँच गया बनियाखेड़ा। तो इसमें जो प्रथम दृष्टया जो अभी तक जानकारी की गई है, जो ठेकेदार हैं, प्रोपराइटर हैं, शर्मा एसोसिएट्स हैं, इनकी लापरवाही सामने आ रही है कि जो ट्रक जहाँ जाना था जिस गंतव्य के लिए, वहाँ न जाकर ये दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इंटेंशन क्या है इसका, इसकी भी और विस्तृत जांच की जाएगी, और प्लस अगर इनकी जो गलती निकल रही है सामने, तो इनको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई जो है RFC मुरादाबाद को रिपोर्ट जाएगी डिप्टी आरओ साहब की तरफ से। इसमें जो है चंदौसी में 2 डिपो हैं, एक CWC फर्स्ट और एक CWC सेकंड। CWC फर्स्ट से एक वाहन का लोड हुआ गेहूं का असमौली ब्लॉक के लिए UP 38T5091। एक दूसरा वाहन CWC सेकंड जो मंडी चंदौसी में स्थित है, वहाँ से एक वाहन लोड हुआ गेहूं का ही UP 38A4517। मंडी वाला वाहन जो है चंदौसी ब्लॉक के लिए लोड हुआ, चंदौसी यानी बनियाखेड़ा, और जो वहाँ से लोड हुआ नखासा से, वो असमौली पे लोड हुआ। जो दोनों ब्लॉक का परिवहन ठेकेदार एक ही है, जैसा शर्मा एसोसिएट, इनके द्वारा जो है जो चंदौसी ब्लॉक के लिए वहाँ लोड हुआ 4317, उसे असमौली ब्लॉक भेज दिया गया, और जो असमौली का वाहन लोड हुआ उसे चंदौसी में रोक लिया गया। जो चंदौसी का वाहन था जो असमौली के लिए उनके द्वारा भेजा जा रहा था, वह जो है चंदौसी संभल रोड पर मंडी सचिव द्वारा सुबह पकड़ा गया। उसकी प्रथम दृष्टया जांच करने में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। इस परिवहन ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए RFC मुरादाबाद को इनको ब्लैक लिस्ट करने की रिपोर्ट जा रही है। मंडी के लिए आ रही है। अच्छा, क्या है गाड़ी में? गेहूँ कहाँ से लोड हुए? चंदौसी कौन सी जगह से? ये मंडी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक में कार घुस गई है और 3 की मौके पर ही जख्मी हो गए हैं। 3 लोग मौके पर जख्मी हो गए हैं। लगातार ये खबर हम आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है। साथी के तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे, घर से कार पे जा रहे थे, 3 लोग उस पे सवार थे और धुंध और कोहरे के कारण ये भीषण सड़क हादसा हो गया है। लखीमपुर खीरी से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ट्रक में कार घुस गई है और 3 लोगों की मौके पर 3 लोग जख्मी हो गए हैं। दिल्ली से बहराइच जा रहे थे कार सवार और ये गोला में ये बड़ा हादसा हो गया है। साथी के तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। ये बड़ी खबर हम आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं। धुंध और कोहरे के कारण ये भीषण हादसा हो गया है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। धुंध और कोहरे के कारण ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखीमपुर खीरी में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। ये बड़ी खबर हम आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अपने साथी के तिलक में जा रहे थे।
3 लोगों की इसमें मौत की जानकारी हमें सामने मिल रही है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद अवस्थी संवाददाता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में और उत्तर प्रदेश में कोहरे का लगातार जो है प्रकोप जारी है। कोहरे और ठंड की वजह से आज सुबह जो है लोग तिलक समारोह अपने दोस्त के साथ में जो जा रहे थे, उसी दिन जो है ट्रक के भीतर जो है घना कोहरा होने के कारण और जो ट्रक में जो है खास जा घुसी, जिसमें 3 लोगों की अनिश्चित मौत हो गई और जो चौथा व्यक्ति था उसे जिला अस्पताल के लिए प्रशासन ने रेफर किया, लेकिन उसकी हालात नाजुक देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ में भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो है जांच पड़ताल की जा रही कि कहाँ के व्यक्ति थे और कौन व्यक्ति थे और ये किस लिए जो है इनको कैसे हादसा हुआ, ये जो है जांच का विषय है और उनकी जो है प्रारंभिक जांच चलेगी किस तरीके से जो है ये हादसा हुआ है। जी अरविंद, कितने बजे की खबर बताई जा रही है, कितने बजे ये हादसा हुआ है और विजिबिलिटी के कारण हुआ है, दृश्यता नहीं थी, धुंध था, किस कारण ये सड़क हादसा हुआ, इसकी कुछ जानकारी? बताया जा रहा है कि कोहरे की घने कोहरा होने के कारण इस तरीके का बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जो हादसा हुआ उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और सुबह जो है करीब 7:30 और 8 बजे का जो है हादसा करीब बताया जा रहा है और इस हादसे की जो सूचना है उनके परिवारजनों को मृतक जो है उनके परिवारजनों को दे दी गई है। हालांकि जो मृतक है उनकी डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम हाउस भेजपुर से आगे जो प्रारंभिक जांच प्रशासन कर रहा है। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर में दहेज हत्या के मामले का आरोपी भूपेंद्र आज सुबह थाने की दीवार कूदकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पति अरुण समेत भूपेंद्र, नन्हा, धर्मवती और मिंटू के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने पति अरुण को जेल भेज दिया था और भूपेंद्र को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज सुबह किसी बहाने से आरोपी थाने से भाग निकला। स्थानीय लोगों में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी भी शुरू कर दी है। अगली खबर जालौन से आ रही है। जालौन में सपा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं के वोट कटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 गलत तरीके से भरवाए जा रहे हैं। इसी मामले में बुधवार को सपा नेताओं ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। आपको बता दें कि सपा जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को भ्रमित कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के उद्देश्य से फॉर्म नंबर 7 भरे जा रहे हैं। विशेष तौर पर उरई विधानसभा, मधौड़गढ़ विधानसभा और ईट ब्लॉक के कई बूथों को इसमें शामिल बताया जा रहा है। प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश है कि वो लोग अब इस तरीके के कामों में आगे आने लगे हैं कि पूरे जनपद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फार्म नंबर 7 भरकर जानबूझकर जो SIR प्रक्रिया में जिन लोगों के वोट बन चुके हैं, सही पाए गए हैं, उनके जानबूझकर 7 नंबर फार्म भरकर BLO पे दबाव बनाया जा रहा है कि इन वोटों को काट दिया जाए। आज हम लोग प्रमाणों के साथ, ये देखिए आप, ये सारे वो फार्म है 7 नंबर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जा रहे हैं, इनको BLO के पास जमा करके वोट कटवाने के लिए हम लोगों ने उनके लिए ज्ञापन दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर FIR करवाई जाए जो लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम करना चाह रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र को कुछ नहीं मानते, संविधान को कुछ नहीं मानते और चाहते हैं कि लोगों के वोट कट जाएं। ये साच के रूप में हम लोगों ने दिया है। हम लोगों के साथ वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी ये 7 नंबर दिए गए हैं। लगभग कितने वोट काटे गए? लगभग हर बूथ पर 30 से 40
हर बूथ पर 30 से 40 फार्म नंबर 7 जमा किए जा रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी लोग BLO लोगों को फोन कर रहे हैं कि ये वोट काटने का काम किया जाए। हमारे वोट बन गए SI प्रक्रिया में, सारे सही वोट बने हुए हैं। और एक रघुवीर पटेल BLA हो या जो भी हो मंडल में, हमारे पास कॉपी है उसकी, उन्होंने अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख करके BLO को फॉर्म 7 भर करके 40 लोगों के नाम दिए फॉर्म काटने के लिए। मेरे BLO से संपर्क में BLO ने वो फॉर्म मुझे दे दिए कि ये तुम्हारे वोट काटने के लिए इन्होंने दिए हैं। तो हमने वो फॉर्म लिए, हमने कही हम जा रहे DM साहब के पास। फिर उन्होंने BLO के ऊपर दबाव बनाया, रघुवीर मास्टर ने बोले कि तुमने फॉर्म क्यों दे दिए उन लोगों को। कौन है ये रघुवीर मास्टर? रघुवीर मास्टर साहब गांव के पटेल साहब हैं, कोई BJP के कार्यकर्ता होंगे, छोटे बड़े, जो कुछ हम नहीं जानते उन्हें। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, इसके ऊपर सख्त से सख्त रघुवीर मास्टर के ऊपर कार्रवाई। अगली खबर चंदौली से आ रही है। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के कस्बा बाजार में एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों पर अपने हाथ साफ कर दिए, जिसमें इलाके में दहशत का माहौल है। और जानकारी के मुताबिक चोरों ने पहले पान की दुकान से 20,000 रुपए से अधिक का सामान चोरी किया, जबकि दूसरी ओर गुमटी में रखे करीब 10,000 रुपए के सामान पर भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। इसी तरह दोनों दुकानों में कुल 30,000 रुपए से अधिक का माल चोरी हो गया है। घटना को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए और स्थानीय लोग इस चोरी की घटना से बेहद चिंतित हैं। पुलिस का कहना है कि वो लगातार रात्रि गश्त बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह की ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार पहले सड़क पर आ रही बाइक से टकराई और फिर करीब 2 किलोमीटर तक बेकाबू होकर दौड़ती हुई नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार दोनों युवक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज में उरई ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों में जितेंद्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी पंचीपुरा कला और इंद्रपाल शामिल हैं। दोनों युवक कोच से मथुरा पथरी का दवा लेने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पूरी जांच भी शुरू कर दी गई है। सुबह आज शादी है बेटी नातिन की, सुबह की तैयारी घर चल रही थी। अच्छा, तब तक ये हमारा लड़का जितेंद्र सिंह है, ये बोले बाबा पथरी का दर्द हुआ। पहले बहुत एक दफ़े तो पथरी कोट राम इंद्रपाल सिंह बाबा हैं, तो उनकी संदूक ख़त्म है। बोले कि चलो तो फिर वाह कोटरा दवा करवा लिया और जल्दी आ जाए। सुनला गाड़ी हम बाहर से घूम के आए, बैठे हम कौन जा रहे हैं, कहीं हम कोटरा जा रहे हैं, पाका दवाई किया तो हमकी जल्दी आ जाएगी, शादी को काम है। बोले अब यार से इंद्रपाल सिंह को टेरे और चाय पी की गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। फिर जो है हम लोग फ़ोन आओ वहाँ से, वो गाड़ी हमारे नाती के नाम है जितेंद्र की, कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ में नहर में चली गई, चाहे एक्सीडेंट से गई हो, चाहे जहाँ से वहाँ में तुम्हारे पिताजी जितेंद्र सिंह और इंद्रपाल सिंह बाबा वहाँ में चली गई। तो होना पुलिस को सूचना भाई, पुलिस ने वो गाड़ी वहाँ से JCB से बाहर निकलवाई और वहाँ में से 2 जने ख़त्म हो गए, उनकी बॉडी निकाली। सो आपके मेडिकल में बैठे। सुबह आज 7 चित्रकूट में किसानों और घाट संचालक पट्टेदार के बीच विवाद बढ़ गया है। किसानों का यह आरोप है कि सुरवल बालू घाट के संचालन के लिए संयुक्त खाते की जमीन से जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। पीड़ित किसान केतकी देवी ने इस पूरी जबरदस्ती रास्ता निकालने का विरोध किया है, तो उन पर मारपीट करने और गेहूं की फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। किसानों का ये कहना है कि यह कार्रवाई उनके कानूनी अधिकारों और फसलों के नुकसान की अनदेखी है। पीड़ित किसानों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने उचित कार्रवाई की उनसे मांग की गई है। तो हमारी जमीन ठाकुर जोते हैं जबराई दबंगी से, जबराई तू जोत लिए हैं, तो उसको गाली निकाल रहे हैं, पैसा गिनवा लिए हैं।
तो पैसा गिनवा के गली निकाल रहे हैं। जबराई में फसल बोई है, जबराई कर रहे हैं, तो हम उनको काल रोक लगाया है। तो सब अधिकारी ने हमको कह दिया कि तुम्हारे से न निकरी, आज कहीं निकलने दो जी, तुम्हारे नाम नहीं है। तो हम कह दिया कि हाँ ठीक है, आज कहीं बनवाओ, ये जो हमारा सरकारी नाप हो जाई, जो तुम निकाल ले हो। तो आज हमारे बहू का बीमार भी चल रहा है, लड़का भी बीमार भी चल रहा है। बहन कपड़े उतार के देख लीजिए, उनको भर के लाए, नान नान बच्चों तिलिफ रहे, कलफ रहे, गोरू जानवर बच्चों सब हम ले ही घूम रहे हैं। हमारी ज़मीन जो है ठाकुरों ने फसल बो रखी थी, ठाकुरों ने काटा था, इन साल भी बोए हैं। और जो है उनने मशीन ज़बरदस्ती चलवाने, बालू घाट चलवाने का रास्ता बनवा रहे थे। तो हम वहाँ पे जैसे गए कि सर ये ज़मीन हमारी है, हमारा निर्णय करवाओ। तो वहाँ नेकपाल भी आया मौके पे, वो उनने देखा कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जहाँ हो जाके अपना ज़मीन निकाल लो। तो वहाँ ये कुछ असलाहधारी लेकर के गए थे, तो हमारे को गाली गलौज और मारने लगे कुंदों से। उसके बाद हमने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन ने हमारी मदद की, हेल्प की। हमारे को प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, हमारी हेल्प करी है। उन्होंने कार रुकवा दिए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि मतलब तुम्हें संविधान का हल निकाला जाएगा, काम बंद करवाया जाए, आगे का रास्ता बनवाया जाए, तुम्हारी ज़मीन छोड़ दी जाएगी। आज जब हम इधर आए तो वहाँ हमारे बच्चों को जो है पुलिस ने उठा करके ले गई, वही लोग उठवाए हैं। तो हमारी तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।